जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, हमने ये सीरीज़ शुरू की है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। और साथ ही साथ ये जो सीरीज़ है सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ये लाभकारी होने वाली है। तो आप सभी इस क्लास को अच्छे से लीजिएगा और साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ आपको करना है। और इस क्लास की अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ भी मिले तो आप टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और यहाँ तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यहाँ पर, एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन सा है। तो हमें बताना है एशिया में जो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है वो कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया की। तो एशिया के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि एशिया जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे नंबर 1 का। अगर बात की जाए विश्व में कितने महाद्वीप है टोटल, तो विश्व में टोटल 7 महाद्वीप हैं। और 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। और इस एशिया महाद्वीप के अंदर ये हमारा भारत। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन हमसे कि एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन सा है या कहाँ पर है। तो देखिए, यहाँ पर जो चीन है, चीन ये सबसे बड़ा एशिया का रेलवे नेटवर्क चीन के अंदर है। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत एशिया में दूसरे नंबर पर आता है जिसका रेलवे नेटवर्क सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा एशिया के अंदर पूछा जाएगा नेटवर्क तो चीन का है। और एशिया के बाद दूसरे एशिया के अंदर जो चीन के बाद दूसरा है वो कौन है, हमारा भारत है। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। अब पूछा है मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि गेज क्या होता है। देखिए, जो रेल की पटरियाँ होती हैं, तो इन रेल की पटरियों के बीच की जो दूरी होती है इसी को गेज कहा जाता है। तो ये इनके बीच की दूरी जो होती है पटरियों की वो अलग अलग होती है और ये 3 टाइप की होती है। यानी कि इनकी जो चौड़ाई होती है, रेल की पटरियों के बीच की जो चौड़ाई है वो 3 अलग अलग रेल लाइनें होती हैं, यानी कि 3 अलग अलग। वो इनकी डिस्टेंस जो होती है यहाँ से यहाँ तक की जो इनकी डिस्टेंस होगी, या यहाँ से यहाँ तक जो इनकी डिस्टेंस होगी, वो इसके बीच की अलग अलग 3 प्रकार की लाइनें होती हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है मीटर गेज के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको तीनों ही बताऊँगी, तीनों से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो होती है उसको हम बोलते हैं, जिसको हम बड़ी लाइन भी कहते हैं या फिर हम जिसको कहते हैं ब्रॉड गेज। क्या कहते हैं, ब्रॉड गेज या फिर बड़ी लाइन भी बोल देते हैं। तो ये जो ब्रॉड गेज होती है इसकी जो चौड़ाई होती है इसकी पटरी की वो 1.676 मीटर होती है। अगर बात करें हम नैरो गेज की, नैरो जो सबसे छोटी होती है नैरो गेज, तो नैरो गेज की जो यहाँ पर चौड़ाई होती है वो होती है 0.610 मीटर। कितनी होती है, 0.610 मीटर। अगर हम बात करें मीटर गेज की, अब हमसे पूछा है मीटर गेज की कितनी होती है, तो मीटर गेज की होती है 1 मीटर। कितनी होती है, 1 मीटर होती है मीटर गेज की। तो यहाँ पर हमसे मीटर गेज की पूछा है तो 1 मीटर क्या होती है, ये मीटर गेज की चौड़ाई होती है। समझ में आया। तो 3 लाइनों में डिवाइड किया जाता है जिन पर रेल की पटरियाँ चलती हैं। समझ में आए होंगे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल बजट को वर्ष 2024-25 में कौन सी समिति की सिफारिशों के आधार पर सामान्य बजट से अलग किया गया था। तो देखिए, जो रेल बजट है और जो सामान्य बजट है ये दोनों एक साथ आते थे, रेल बजट भी और सामान्य बजट भी। लेकिन यहाँ पर 1924-25 में एक समिति थी जिसकी समिति की सिफारिश के आधार पर रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। तो ये समिति थी एकवर्ष समिति। एकवर्ष समिति के आधार पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। और अगर यहाँ बात करें वांचू समिति की, तो वांचू समिति ये डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है हमारी वांचू समिति। और यहीं पर अगर एल के झा समिति की बात करें तो ये इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। तो इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित एल के झा समिति। और केलकर समिति भी हमारी टैक्स से ही संबंधित है, ये हमारी प्रत्यक्ष और परोक्ष टैक्स से संबंधित है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से। समझ में आया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था रेलवे बजट को 1924-25 में किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया था, तो इसका आंसर होगा एकवर्ष समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत का पुराना नाम क्या है, हमें ये बताना है। तो वंदे भारत जो कि भारत में सबसे तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन है, इसका पुराना नाम है ट्रेन 18। इसे किस नाम से जाना जाता था,
ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चलाई गई थी? यानी कि विद्युत से चलने वाली जो ट्रेन है भारत में पहली बार वो कब चलाई गई थी? तो भारत में पहली बार जो विद्युत से चलने वाली ट्रेन चली थी ये चलाई गई थी 3 फरवरी 1925 को। तो 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी भारत में पहली विद्युत ट्रेन, जो कि बॉम्बे से लेकर जो कि कहाँ तक चली थी? बॉम्बे टू हार्बर तक चली थी। कहाँ तक चली थी? बॉम्बे टू हार्बर तक चली थी भारत के अंदर पहली विद्युत ट्रेन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट चलिए अभी ज़रा हम इस स्लाइड को समझते हैं और यहाँ से जो आगे आने वाले क्वेश्चन है आपको वो क्लियर होंगे। आपसे पूछा जाता है कि भारत के अंदर कितने रेलवे जोन्स हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर टोटल 18 रेलवे जोन हैं। रेलवे जोन को हिंदी में कहा जाता है मंडल। तो भारत में अगर आपसे पूछा जाए कितने मंडल में है रेलवे का डिवीज़न, तो ये है भारत में 18 मंडल हैं। और अगर डिवीज़न पूछे डिवीज़न कितने हैं तो 73 डिवीज़न है भारत के अंदर। ठीक है, तो भारत के अंदर टोटल मंडल है 18 और जो कि 73 डिवीज़नों में बटे हुए हैं। इतनी बात समझ में आई? तो ये 18 मंडल कौन कौन से हैं ये हमसे पूछे जाते हैं और ये आपको पता होने ही चाहिए। सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये क्वेश्चंस लगा पाएंगे, अच्छे से समझ भी पाएंगे। देखिए यहाँ पर हम दिशाओं के बारे में बता देते हैं। पहले ये यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको जो मैं बना रही हूँ चार्ट, ये जो दिशा है इसको हम बोलते हैं ईस्ट। जो इधर वाली दिशा है इसको क्या कहते हैं हम? ईस्ट, यानी कि पूर्व। ये क्या होता है? इधर हमारा पूर्व। इधर होगा हमारा वेस्ट यानी कि पश्चिम। ऊपर होगा हमारा यहाँ पर उत्तर यानी कि नॉर्थ, और नीचे हमारा होगा यहाँ पर साउथ यानी कि दक्षिण। तो इस चार्ट को ध्यान में रखिएगा हमेशा जब भी आप डायरेक्शन के क्वेश्चन करेंगे या जहाँ भी आपको दिशाओं के ज्ञान की ज़रूरत होगी, तो यही मैप आपको अपने दिमाग में रखना है, इसी के अनुसार चलना है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं भारत के 18 जोन कौन कौन से हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये जो दिल्ली दिखाया गया है ये हमारा कहाँ है भाई? उत्तर में पड़ेगा। तो ये है उत्तर रेलवे जोन। उत्तर रेलवे जोन पूछ जाएगा तो दिल्ली। पूर्वी रेलवे जोन पूछ जाएगा तो कोलकाता। दक्षिणी रेलवे जोन पूछा जाएगा तो चेन्नई। और यदि आपसे पूछा है पश्चिम रेलवे जोन तो हमारा आएगा चर्च गेट मुंबई। ये हमारा पश्चिमी रेलवे जोन होगा। ये समझ में आया आपको? ये तो डायरेक्ट हो गए। अभी हम देखते हैं और आगे ये किस किस तरह से पूछे जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर पूर्व, क्योंकि यहाँ पर देखिए उत्तर है और ये यहाँ पर क्या है? ये पूर्व है। भाई ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो इनके बीच वाली जो दिशा है इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उत्तर पूर्वी जो जोन है हमारा वो कौन सा है? तो ये है गोरखपुर। उत्तर पूर्व में क्या पड़ता है? गोरखपुर। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का नाम क्या है? तो कोलकाता। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण पश्चिम का नाम बताइए, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन, तो हुगली। और अगर आपसे पूछ ले उत्तर पश्चिम रेलवे जोन तो नाम क्या आएगा हमारा? जयपुर। अगर आपसे पूछा जाएगा सेंट्रल रेलवे जोन बताइए, तो सेंट्रल रेलवे जोन कौन सा है हमारा? मुंबई होगा। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। इसी के साथ आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उत्तर मध्य रेलवे जोन। तो देखिए अभी ये मध्य में है ना, इलाहाबाद जो दिख रहा है आपको, ये इलाहाबाद आपको मध्य में दिख रहा है ना, तो ये उत्तर में है और मध्य में है, तो इसलिए इसका नाम होगा उत्तर मध्य रेलवे जोन। तो उत्तर मध्य रेलवे जोन है हमारा इलाहाबाद। अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तर पूर्व रेलवे जोन तो हाजीपुर। उत्तर पूर्व अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि बताइए दक्षिण पूर्व रेलवे जोन कौन सा है मध्य वाला, तो ये है हमारा बिलासपुर। और अगर आपसे पूछे दक्षिण मध्य कौन सा है तो सिकंदराबाद। और पश्चिम मध्य रेलवे जोन जबलपुर। तो ये सारे जोन आपको समझ में आ गए। इसी के साथ ये सब तो आपको समझ में आ गए। दो विशेषकर याद रखिएगा। एक आपसे पूछा जाएगा जो ये है आपका भुवनेश्वर। भुवनेश्वर की अगर बात की जाए तो भुवनेश्वर है पूर्व तटीय रेलवे जोन। ये पूर्व की साइड पड़ रहा है ना, तो ये है पूर्वी तटीय रेलवे जोन। अगर पूछा जाएगा तो पूर्वी तटीय रेलवे जोन हमारा भुवनेश्वर है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण तटीय रेलवे जोन कौन सा है तो विशाखापट्टनम। ये स्पेशल दोनों याद रखिएगा, एक तो पूर्वी वाला और ये है दक्षिणी वाला। तो दक्षिणी तटीय वाले दोनों तट वाले हैं ये, एक तो भुवनेश्वर हो गया पूर्वी तटीय रेलवे जोन है और दक्षिण तटीय रेलवे जोन हमारा विशाखापट्टनम है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो समझ में आए होंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे किस तरह से पूछा जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा गया है आपसे उत्तर भारत का रेलवे जोन कौन सा है। तो अभी अभी हमने चित्र देखा था, तो उत्तर भारत में हमने देखा था यहाँ पर क्या था? दिल्ली। उत्तर भारतीय रेलवे जोन क्या था हमारा? दिल्ली था। फिर अगर पूर्व की बात करें तो पूर्वी रेलवे जोन बताइए कौन सा था हमारा? पूर्वी रेलवे जोन। तो पूर्वी रेलवे जोन था हमारा कोलकाता। कौन सा था भाई?
कोलकाता। दक्षिणी रेलवे जोन कौन सा था हमारा, चेन्नई था। और अगर हम बात करें इधर पश्चिम रेलवे जोन कौन सा था हमारा, तो पश्चिमी रेलवे जोन हुआ करता था हमारा कौन सा, ये था चर्च गेट मुंबई। कौन सा था, चर्च गेट मुंबई। समझ में आया। इस तरह से आपको यहाँ पर अपने क्वेश्चन करने हैं जो भी आपसे पूछे जाएंगे। तो चर्च गेट यहाँ पर मुंबई, ये क्या होगा हमारा पश्चिमी रेलवे जोन होगा। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कौन सा, उत्तर भारत का। तो उत्तर भारत का कौन सा है, दिल्ली। उत्तर भारत का रेलवे जोन यहाँ पर आपको दिख रहा है ये दिल्ली। तो ये जो मैप दिखाया गया है अभी इसको ध्यान रखिएगा, तभी आप इनको अच्छे से याद भी कर पाएंगे। तब आपके दिमाग में अगर इमेज सेट होगी तो आप इसको इजीली पकड़ भी पाएंगे। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब मुझे बताइए जयपुर जो है, जयपुर ये कहाँ पर है। तो हमने देखा था जयपुर कहाँ था हमारा, यहाँ। और ये कौन सी डायरेक्शन पड़ती है हमारी, नॉर्थ, और यहाँ क्या है वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन है हमारा जयपुर। अब आपको बताना है गुवाहाटी जो है ये रेलवे जोन कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्रयागराज तो हमारा यहाँ पड़ता है उत्तर मध्य रेलवे जोन है ये। तो अब आपको कौन सा बताना है, चलिए तो आप कमेंट बताएंगे गुवाहाटी रेलवे जोन कहाँ पर पड़ता है। अब नेक्स्ट है दक्षिण तटीय रेलवे जोन कौन सा है। अब हमें बताना है दक्षिण तटीय रेलवे जोन कौन सा है। तो मैंने दो स्पेशल बताए थे ना तट वाले, एक तो बताया था पूर्वी तटीय रेलवे जोन, जो पूर्व तटीय रेलवे जोन है। तो एक तो पूर्व तट रेलवे जोन बताया था। तो पूर्व तटीय रेलवे जोन कौन सा था हमारा, बताइए, अभी बताया था मैंने, बिल्कुल। तो पूर्व तटीय रेलवे जोन था हमारा भुवनेश्वर। कौन सा था, भुवनेश्वर। ठीक है। और अब हमसे पूछा है कौन सा, दक्षिण तटीय। तो दक्षिण तटीय हमारा हो जाएगा विशाखापट्टनम। यही तो हमने दो देखे थे। समझ में आई। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब मिलाया गया था, हमें ये बताना है। तो देखिए रेल बजट को सामान्य बजट में कब मिला, रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था कब, अभी हमने देखा था 1924-25 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। फिर 2016-17 में क्या किया गया था, 2017 में रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिला लिया गया। तो कौन सा ईयर है हमारा, 2017। और 2017 यहाँ पर अगर बात करें तो ये हमारे लिए यहाँ पर जो जीएसटी है, जीएसटी ये भी 2017 में ही लागू की गई थी भारत के अंदर। और कब की गई थी, तो 1 जुलाई को की गई थी। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू की गई थी। और 1 जुलाई को ही हम जीएसटी डे मनाते हैं, और 1 जुलाई को ही हम डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी। तो हमें बताना है कि भारत में जो पहली ट्रेन है वो कब चलाई गई थी। तो भारत में जो पहली ट्रेन चलाई गई थी, ये चलाई गई थी कहाँ से कहाँ तक, तो ये चलाई गई थी पहली ट्रेन मुंबई टू थाने। कहाँ तक, मुंबई से लेकर थाने तक चलाई गई थी। भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई टू थाने। और इसने कुल दूरी जो तय की थी वो 43 किलोमीटर की थी, यानी कि 43 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी, जो कि भारत में चलाई गई थी पहली ट्रेन। किसके समय में चलाई गई थी, आपसे ये भी पूछा जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी, किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी भारत में पहली ट्रेन। और ये चलाई थी मुंबई से थाने, 43 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। क्वेश्चन पूछा है किस वर्ष चलाई गई थी, तो 1853 का वो वर्ष था जब भारत में पहली रेलगाड़ी, पहली ट्रेन चलाई गई थी। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा है विश्व की सबसे पहली मेट्रो रेल कहाँ पर चलाई गई थी। तो विश्व की सबसे पहली जो मेट्रो रेल है वो कहाँ पर चलाई गई थी, हमें ये बताना है। तो विश्व की पहली ट्रेन चलाई गई थी लंदन में। कहाँ पर चलाई गई थी, लंदन में चलाई गई थी। और इसकी शुरुआत की गई थी 10 मई को। कब की गई थी, 10 मई 1963, यानी कि 10 मई 1963 को चलाई गई थी विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन। और ये जो थी ये विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है, दूसरे नंबर की। तो ये सेकंड नंबर की विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन थी। इससे जो ज़्यादा लंबाई की ट्रेन थी वो चीन की थी। किसकी थी, चीन की। तो चीन की शंघाई मेट्रो, चीन की मेट्रो का क्या नाम था, शंघाई मेट्रो जो थी चीन की, ये विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है, याद रखिएगा। और इसकी जो टोटल लंबाई थी वो 434 किलोमीटर। कितनी थी इसकी लंबाई, 434 किलोमीटर। जबकि इसकी जो थी वो सबसे लंबी थी, जो दूसरे नंबर की थी, यह 402 किलोमीटर, जो कि लंदन में चलाई गई थी। तो सबसे पहले चलाई जाने वाली लंदन की थी, लेकिन लंबाई में अगर बात करेंगे तो चीन की शंघाई मेट्रो थी, इसकी लंबाई इससे ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 1 है संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है।
तो यहाँ पर पूछा गया है संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में। तो देखिए, हम अब जब संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान को हम मोटे तौर पर इसमें 3 पार्ट में पढ़ते हैं इसको। पहला तो इसमें हम देखते हैं भाग, क्या क्या होता है संविधान के अंदर, भाग होता है, फिर होती है हमारी अनुसूची होती है, और एक इसमें होते हैं हमारे अनुच्छेद। भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। भाग की अगर बात करें तो वर्तमान समय में 25 भाग हैं इसमें संविधान के अंदर। अनुसूची की अगर बात करें तो आज के टाइम में इसमें वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो लगभग 450 प्लस आपको यहाँ पर अनुच्छेद देखने के लिए मिलते हैं भारतीय संविधान में। तो हमसे पूछा गया है 8वीं अनुसूची के बारे में। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बात की गई है भाषा की। किसकी बात की गई है? भाषा की। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा है, और भाषा की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो भारत की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, अगर आपसे वो पूछ जाएगा तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है हिंदी। क्लियर है? और कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, योजना आयोग को प्रधानमंत्री ने समाप्त करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो योजना आयोग है, जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं, तो प्लानिंग कमीशन पहले हमारे यहाँ पर काम करता था, और वर्तमान समय में इसकी जगह पर अब इसकी जगह ले ली है किसने? नीति आयोग ने। किसने ले ली है इसकी जगह? नीति आयोग ने इसकी जगह ले ली है किसकी? योजना आयोग की। तो योजना आयोग पूछा गया है कि किस वर्ष वो समाप्त किया गया? तो 15 अगस्त के दिन 2014 में। तो 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की थी कि योजना आयोग कब समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसको समाप्त कर दिया गया 15 अगस्त 2014 को, और इसकी जगह पर योजना आयोग की जगह नीति आयोग को यहाँ पर लागू किया जाता है। और ये 1 जनवरी 2015 को भारत के अंदर नीति आयोग को लागू किया जाता है। नीति आयोग यहाँ पर काम करना अपना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, राज्य का महाधिवक्ता कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो महाधिवक्ता जो कि राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है, या राज्य सरकार का कह लो कि राज्य सरकार का जो वकील होता है एक तरह से, जो उसको संवैधानिक मामलों में सलाह देता है, तो वो कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। अब पूछा है कौन से आर्टिकल में है? तो ये आता है आर्टिकल 165 में। आर्टिकल 165 में बात की गई है महाधिवक्ता की। महाधिवक्ता बनने के लिए इसको सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट का जो जज होता है उसके जैसी इसकी योग्यताएं होनी चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता बनना है तो। अगर यहीं पर हम बात करें आर्टिकल 112 की, अनुच्छेद 112 में बात की गई है बजट की। देखिए, वैसे तो हमारे भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द मेंशन नहीं है। बजट शब्द की जगह यहाँ पर एक जो शब्द यूज़ किया गया है संविधान में, वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया जाता है किसके लिए? बजट के लिए। आर्टिकल 112 में बजट की बात की गई है। वहीं अगर हम आगे बात करें आर्टिकल 114 में, तो याद रखिएगा इसमें विनियोग विधेयक की बात की गई है। आर्टिकल 114 में किसकी बात की गई है? विनियोग विधेयक की। और आर्टिकल 111 संबंधित है वीटो। किसकी वीटो? राष्ट्रपति की वीटो पावर किसमें दी गई है? आर्टिकल 111 में। क्वेश्चन था महाधिवक्ता कौन से आर्टिकल में है? तो 165 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो देखिए, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका गठन किया गया था 1993 में। 1993 में इसका गठन किया गया। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक तो अध्यक्ष होता है। कितना अध्यक्ष होते हैं? देखिए, सभी में एक अध्यक्ष होते हैं। कोई भी अगर कोई संस्था बनती है, ज़्यादातर सब में आपको एक अध्यक्ष देखने के लिए मिलते हैं। और इसमें सदस्य की बात की जाए तो इसमें 5 सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं किसके अंदर? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका गठन कब किया गया था? 1993 में किया गया था। इसी के साथ यहाँ पर अगर बात की जाए, ये जो 1972 का ईयर है, यहाँ पर ये हमारे देश में याद रखना, ये एक कानून आया था, वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था वो कब आया था? वो 1972 में ही आया था। 1995 की अगर बात की जाए तो ये वही ईयर है जब भारत के अंदर लागू की गई थी, जिसको आज हम पीएम पोषण योजना के नाम से जानते हैं, वो लागू की गई थी। अब आपको मुझे ये बताना है कमेंट करके कि पीएम पोषण योजना का पुराना नाम क्या है, ये आप बताइएगा। ये स्कूल्स में लागू की गई थी, सरकारी स्कूल में आप देखेंगे कि वहाँ पर लागू की गई थी। अब नाम बताना है आपको कमेंट में क्या था। 1986 में हमारा आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में ही आया था। और इसी के साथ हमारा जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम है वो भी 1986 में ही आया था। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय आपातकाल, ये है राष्ट्रीय आपातकाल, इसकी घोषणा कौन करता है?
तो देखिए हमारे यहाँ पर भारत में 3 तरह के आपातकाल की बात की गई है। पहले हम ये जान लेते हैं 3 तरह के आपातकाल कौन कौन से हैं। पहला लगता है आर्टिकल 352 के तहत, दूसरा लगता है 356 के तहत, और तीसरा जो लगाया जाता है वो है आर्टिकल 360 के तहत। तो आर्टिकल 352 में जो दिया गया है हमारा, उसमें जिक्र किया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 356 में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है, जिसे हम मिलिट्री शासन के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है हमारा आर्टिकल 360, इसमें वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। तो वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में? 360 में। देखिए हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुका है, और राष्ट्रीय आपातकाल अब तक केवल 3 बार लगा है, और वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक 1 बार भी नहीं लगा है। अब बात की गई है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय जो आपातकाल है इसकी घोषणा कौन करता है। तो देखिए चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो या राष्ट्रपति शासन हो या वित्तीय आपातकाल हो, इन सभी की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्लियर है इतनी बात। लोकसभा अध्यक्ष को हम कहते हैं स्पीकर, ये भी याद रखिएगा। और राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, राज्य का जो प्रथम नागरिक होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो ये लोकसभा का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये किस किस के बीच हुआ था। तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। किस किस के? इब्राहिम लोदी और इसी के साथ बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर यहाँ पर जीत जाता है। ये युद्ध होता है 1526 में। तो 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध। बाबर के द्वारा जो जीते गए और युद्ध है, इसमें एक इसके बाद आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध ये किसके साथ हुआ था? ये भी बाबर के द्वारा ही लड़ा गया था, इसमें भी बाबर की विजय हुई थी चंदेरी के युद्ध में। एक इसके साथ इसका हुआ था घाघरा का युद्ध, या घग्गर का युद्ध भी इसको कहा जाता है, घाघरा का युद्ध। ये भी हुआ था बाबर, ये भी बाबर का ही था। और यहाँ पर चंदेरी का युद्ध हुआ था 1527 में, ठीक है। और घाघर का युद्ध हुआ था 1530 में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमें बताना है अकबर के बचपन का नाम क्या था। देखिए अकबर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अकबर के बचपन का नाम पूछा गया है। अकबर को जाना जाता है अनपढ़ बादशाह के नाम से भी। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनपढ़ बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो अकबर को जाना जाता है। वहीं अकबर ने एक धर्म की शुरुआत भी की थी, और ये जो धर्म इसने शुरुआत की थी, इसको अपनाने वाला जो एक हिंदू था उसका नाम था महेश दास। और धर्म कौन सा था पहले तो ये भी पता होना चाहिए हमें। तो इसको जो अपनाने वाला था, ये जो धर्म था वो था दीन पनाह। कौन सा स्टार्ट किया था इसने? दीन पनाह। ये किसने स्टार्ट किया था दीन पनाह? तो ये किया था अकबर ने शुरू, और इसको अपनाने वाला एकमात्र हिंदू हुआ करता था महेश दास, ठीक है। और महेश दास ही इसी को कहा गया है बीरबल। महेश दास इसका नाम था बीरबल का। और इसी के साथ आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो हमने बीरबल देख लिया, बीरबल कौन था? बीरबल का नाम ही था महेश दास। बीरबल का नाम ही क्या था भाई? महेश दास था। इसी के साथ हमसे क्या पूछा गया है अकबर के बचपन का नाम। तो अकबर के बचपन का नाम था जलाल, और अकबर का बेटा इसी का नाम था यहाँ पर सलीम। तो अकबर के बेटे का नाम सलीम और अकबर के बचपन का नाम था जलाल। अकबर की अगर बात करें तो अकबर ने ही अपने दरबार में आकर इसने ही किया था स्टार्ट किसको? तो ये शुरू करने वाला था अल्लाहू अकबर की शुरुआत की थी इसने। तो अल्लाहू अकबर जो कहा जाता है वो स्टार्ट करने वाला कौन था? ये भी अकबर ही था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है भारत का पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो हमने कल भारत के जो क्लास पढ़ी थी उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट जोन्स पढ़े थे ना भारत के कहाँ कहाँ पर है। टोटल हमने देखा था कि भारत में 18 मंडल हैं रेलवे के, जिनके डिवीज़न है 73। तो इसमें हमने देखना था, अब हमें बताना है इसमें पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। तो देखिए पूर्वोत्तर यानी कि पूर्व और उत्तर वाली दिशा ये हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे हमारे यहाँ पर पड़ता है, और इसका नाम है गुवाहाटी। कौन सा है? गुवाहाटी, जो कि मालेगांव में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मालेगांव या मालीगांव इसको कह देते हैं। तो मालेगांव गुवाहाटी क्या है? ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है। जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर ये हमारा यहाँ पर पड़ता है। ये कौन सी? ये नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में। और अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम मध्य का, तो ये पड़ता है जबलपुर में। और मुंबई तो आपको बताइए ये क्या है? हमारा सेंट्रल रेलवे जोन है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो सीमांत रेलवे का हमसे पूछा था, यहाँ पर जो सही जवाब होगा मालेगांव गुवाहाटी होगा।
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का। अब आपको कमेंट में बताना है कि दक्षिण तटीय रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन से देश में है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ नेटवर्क है रेलवे का, वो हमें बताना है कौन से देश में है। तो देखिए सबसे नंबर 1 पर आता है USA यानी कि अमेरिका। अमेरिका का जो रेलवे नेटवर्क है वो सबसे बड़ा है। इसके साथ सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर पे हमारा USA आता है, सेकंड नंबर पे आता है चाइना, और थर्ड नंबर पर आता है रूस, और फोर्थ नंबर पे आता है भारत। क्लियर है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि एशिया में बताइए, एशिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसका है, तो एशिया में देखिए भाई चीन और भारत दोनों पड़ते हैं। तो चीन का जो नेटवर्क है एशिया में सबसे बड़ा है और दूसरे नंबर पे आता है भारत। लेकिन अगर पूछा जाए विश्व में, तो विश्व के हिसाब से भारत चौथे नंबर पे आता है और एशिया के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है रेलवे नेटवर्क के हिसाब से। देखिए कल जो हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो हम पढ़ रहे थे रेलवे पटरियों के बीच जो गेज है इसकी जो हमने चौड़ाई देखी थी वो अलग अलग होती है। तो 3 तरह के गेज हमने देखे थे, ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज। तो हमने जब ये कल पढ़े थे ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज, जिसमें मैंने आपको एक की लंबाई गलत बता दी, सॉरी एक की चौड़ाई गलत बता दी थी, तो वहाँ पर हम इसको अभी ठीक करते हैं। देखिए ये जो ब्रॉड गेज है, इस ब्रॉड गेज की जो इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 1.676 मीटर होती है। कितनी होती है, 676 मीटर होती है ब्रॉड गेज की। ब्रॉड गेज की कितनी होती है, 676 मीटर होती है। फिर दूसरा है हमारा नैरो गेज। नैरो गेज की होती है हमारी 0.762 मीटर होती है। ये किसकी है, ये ब्रॉड गेज की है। यही अगर बात की जाए मीटर गेज की, तो मीटर गेज की होती है 1 मीटर। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो यहाँ से समझ में आया, इनकी ये वाली डिस्टेंस याद रखिएगा, जो इनकी चौड़ाई है ब्रॉड गेज की 1.676 मीटर, नैरो गेज की 0.762 मीटर और मीटर गेज की 1 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 ये किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 343 ये हमें बताना है किससे रिलेटेड है। तो देखिए आर्टिकल 434 इसमें बात की गई है भारत में बोले जाने वाली भाषा या भारत की राजभाषा की। तो आर्टिकल 343 जो है ये आता है संविधान के भाग 17 में। तो भाग 17 में बात की गई है आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक यहाँ पर बात की गई है राजभाषा से संबंधित। और भारत की जो राजभाषा है उसका नाम क्या है, हिंदी। तो भारत में जो राजभाषा है भारत की उसका नाम है हिंदी। और याद रखिएगा भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत के अंदर क्या बोली जाती है, राजभाषा, और वो क्या है, तो उसका नाम है हिंदी। ठीक है। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है, ये भाषा से संबंधित है। नागरिकता की अगर बात की जाए तो नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में आती है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में किसका जिक्र किया गया है, नागरिकता का। और आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के विषय में बात की गई है। राष्ट्रभाषा की अगर बात करें तो देखिए भारत की राष्ट्रभाषा, मैंने ही बताया था कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा है नहीं, भारत के अंदर है राजभाषा जो कि हिंदी है। इसी के साथ ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता रिलेटेड है हमारी आर्टिकल 21 से, जो कि मौलिक अधिकारों के अंदर आती है। और मौलिक अधिकार यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं। नंबर 1 है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसरो, सबसे पहले हम बात करेंगे इसरो की। इसरो है क्या, तो इसरो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्पेस मतलब अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष यानी कि स्पेस से संबंधित जितने भी रिसर्च होती हैं उनमें काम करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इसरो। इसरो की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। और इसरो की स्थापना की गई थी कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर है, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। प्रेजेंट की अगर बात करें तो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। और इसी के साथ अगर पूछा जाए आपसे कि जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो शुरू हुआ था, या भारतीय अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत जिन्होंने की थी तो उन्हीं को इसका जनक कहा जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। किसको कहा जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। इसरो ने अपना पहला उपग्रह, पहला सैटेलाइट कब प्रक्षेपित किया था।
तो देखिए इसरो ने अपना जो पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया था उसका नाम था आर्यभट्ट। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है। तो उस सैटेलाइट का, उस उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट जो हमने प्रक्षेपित किया था ये हमने रूस की हेल्प से प्रक्षेपित किया था। किसकी सहायता से किया था? रूस की हेल्प से किया था। और किस वर्ष किया था ये हमने? तो 1975 1975 में हमने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था। किसकी हेल्प से किया था? तो रूस की हेल्प से किया था। क्लियर इतनी बात। और 1969 में हमने अभी देखा कि हमारे यहाँ पर इसरो की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1969 में हुई थी। और 1958 की अगर बात करें तो भारत के अंदर स्थापना हुई थी DRDO की, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका काम है भारत के अंदर रक्षा से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनका निर्माण करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। SLV-3 का सफल परीक्षण किस वर्ष किया गया था? SLV-3, तो ये जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, SLV की फुल फॉर्म क्या है? सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो 3 है, इसका सफल परीक्षण है वो भारत के द्वारा किया गया था 1980 में, 1980 में। तो 1980 में जब भारत ने SLV-3 का परीक्षण किया तो भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, और भारत इस देश में उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जो खुद अपने सैटेलाइट को खुद ही प्रक्षेपित कर सकते थे। क्योंकि अभी हमने देखा था कि आर्यभट्ट जो था वो हमने रूस की सहायता से प्रक्षेपण किया था उसका। तो यहाँ पर SLV-3 का जब सफल निर्माण हमने किया तो फिर अब हम अपने उपग्रह खुद ही क्या कर सकते थे? उनको प्रक्षेपित कर सकते थे। तो भारत का पहला उपग्रह जिसको हमने खुद अपने ही व्हीकल से प्रक्षेपित किया था तो उसका नाम था रोहिणी। क्या नाम था उसका? रोहिणी था। इसको हमने खुद अपने SLV-3 से प्रक्षेपित किया था। तो ये प्रक्षेपण यान था हमारा SLV-3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने 2017 में PSLV-C-37 से कितने उपग्रह भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? यानी कि जो PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये हमारा एक लॉन्चिंग व्हीकल है जिससे हम अपने जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पर जो PSLV-C-37 था तो इससे भारत ने सबसे ज़्यादा उपग्रह अब तक के भेजे थे। तो वो जो था, तो ये पूछा गया यहाँ पर कि कितने उपग्रह हमने भेजे थे, तो यहाँ पर हमने भेजे थे 104 उपग्रह। तो इंडिया ने 2017 में 104 उपग्रहों को भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और ये जो PSLV है हमारा लॉन्चिंग व्हीकल, इसके कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो ये इसका 39वां मिशन था। कौन सा मिशन था इसका? 39वां मिशन था। इससे भारत ने यहाँ पर 104 उपग्रह एक साथ छोड़े थे। और याद रखिएगा हमारा जो PSLV सिस्टम है वो इतना मजबूत है, इतना बढ़िया है कि अगर हम बात करें 2022 तक की, तो 2022 तक की अगर हम बात करें तो 2022 तक ये PSLV जो है इससे हमने टोटल 55 मिशन अपने लॉन्च किए थे। और इन 55 में से हमारे 52 मिशन जो है यहाँ पर सक्सेसफुल रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी पावर है। यहाँ पर वो कितने अच्छे तरीके से हम अपने जो व्हीकल्स हैं उनको जो व्हीकल्स हैं अपने सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं उनको लॉन्च कर सकते हैं। तो 55 में से 52 सिद्ध होना, 52 सही तरीके से वहाँ पर पहुँचा देना जहाँ पर भी हमें पहुँचाना है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। और भारत जो है इसीलिए जो भारत के जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, भारत उनसे दूसरे देशों की भी जो रॉकेट हैं, जो उनके सैटेलाइट हैं, उनको भी लॉन्च करता है भारत। क्योंकि हमारे जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो बहुत ही बढ़िया नंबर 1 क्वालिटी के हैं पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इसरो ने चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया? तो देखिए चंद्रयान-3 सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये चंद्रमा से संबंधित मिशन है। तो भारत ने अब तक चंद्रमा पर अपने 3 मिशन भेजे हैं। कितने मिशन भेजे हैं अब तक? 3 मिशन भेजे हैं। भारत ने जो अपना पहला मिशन चंद्रमा पर भेजा था वो भेजा था 22 अक्टूबर 2008 में। तो भारत ने अपना पहला मिशन कब भेजा था? 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा था। और ये भारत का एक सफल मिशन था। क्या था? भारत का एक सफल मिशन था। और इसके बाद भारत ने जब अपना दूसरा मिशन भेजा था 2019 में, 22 जुलाई 2019 को भारत ने चंद्रमा पर अपना दूसरा मिशन भेजा था, जो कि पूरी तरह से सफल मिशन नहीं था। और ना ही हम इसको पूरी तरह से असफल कह सकते हैं ना सफल, ये आंशिक रूप से सफल कह सकते हैं इसको। लेकिन जब भारत ने अब अपना तीसरा मिशन भेजा था 2023 में, कब भेजा था? 23 अगस्त 2023 को भारत ने अपना तीसरा मिशन लॉन्च किया था, जो कि एक सफल परीक्षण रहा इसका भी। तो ये जो चंद्रयान-3 था ये भी हमारा क्या रहा? सफल। कब भेजा गया था ये?
23 अगस्त 2023 को भारत ने अपना भेजा था चंद्रयान-3। समझ में आई यहाँ तक की चीज़ें। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? तो राज्यपाल की अगर बात की जाए, देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल यहाँ पर अपना कार्य करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कौन सा जनजाति समूह पाया जाता है या रहता है? तो भारत के अंदर अगर बात की जाए तो भारत में सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह रहता है वो रहता है भील का। भील जनजाति की अगर बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलती है राजस्थान में। कहाँ पर मिलेगी भील जनजाति? आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलती है। हालांकि पूरी जितनी भी जनजातियाँ उन सब में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो जनजातीय समूह वो भील का ही पाया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के तराई रीजन में, उत्तराखंड के तराई रीजन में और उत्तर प्रदेश में आपको थारू जो है वो एक भारी मात्रा में देखने के लिए मिलती है। संथाल जनजाति की अगर बात की जाए तो ये झारखंड वाले एरिया में ज़्यादा दिखाई देती है आपको। और जो हमारे प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी संथाल जनजाति से ही संबंधित है। और ये जो गुज्जर हैं, ये गुज्जर जनजाति ये पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे पाई जाती है? जम्मू कश्मीर की। और याद रख लेना 2-3, एक तो गुज्जर हो गई, ये वाली जो हमने पढ़ी गुज्जर हो गई। एक पाई जाती है बकरवाल, बकरवाल वो भी ये भी कहाँ के? जम्मू कश्मीर की। और एक लद्दाखी, ये लद्दाख की है, याद रखना। चलिए अगर आपसे पूछा जाए ये कि बताइए भारत में सबसे ज़्यादा जो जनजाति हैं वो कौन से स्टेट में पाई जाती है, कौन से राज्य में? तो वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि परसेंटेज के हिसाब से यानी कि प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं, तो मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है परसेंटेज के हिसाब से, ये भी याद रखिएगा। क्लियर हो गई है इतनी चीज़ें। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है हमें ये बताना है। तो देखिए सेब में पाया जाता है हमारा मैलिक एसिड या मैलिक एसिड बोलते हैं इसको, या मैलिक अम्ल बोल देते हैं। तो ये सेब में पाया जाता है। इसी के साथ अगर साइट्रिक एसिड की बात करें तो साइट्रिक एसिड ये खट्टे फलों में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। ठीक है। फॉर्मिक एसिड की अगर बात करें तो ये चींटी में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? चींटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी कि इसका जो मुख्यालय है WHO का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का हेडक्वार्टर में बताना है कहाँ पर है। देखिए WHO की स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल को की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी WHO की। इसलिए हर 7 अप्रैल को हम WHO डे भी मनाते हैं। अब हमसे पूछा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है WHO का। आप कमेंट में बताइए वर्तमान में WHO के जो प्रेसिडेंट है, जो उसके अध्यक्ष हैं, वो कौन है WHO के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था? तो देखिए दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए उनमें से एक सुल्तान ऐसा था जो युद्ध लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में ही मारा गया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में ऐसा जो सुल्तान हुआ है उसका नाम है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वही सुल्तान है जो कि युद्ध के मैदान में ही मारा गया था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हमने देखा था पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किस किस के बीच? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी यहाँ पर फिर हार जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए नंबर 1 पॉइंट, सभी सोचते हैं कि प्रधानमंत्री का तो इलेक्शन होता है, तो फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्शन प्रधानमंत्री का नहीं होता है, बल्कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा का इलेक्शन होता है। तो उन्हीं लोकसभा के सदस्यों में से एक को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और इसको प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करने का काम होता है वो होता है हमारे प्रेसिडेंट का, यानी कि राष्ट्रपति का। तो प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। जबकि प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, जो मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में, उनकी जो चुनाव है, उनकी जो नियुक्ति है, उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी यहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं।
और देखिए राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्यपाल की अगर बात करें तो एक राज्य में एक राज्यपाल होता है, एक राज्य में दो राज्यपाल नहीं होते। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन कि क्या दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, लेकिन एक राज्य में दो राज्यपाल नहीं हो सकते। क्लियर है। लोकपाल ये हमारे देश में एक ऐसा पद है, इसका काम होता है लोकपाल का, जो भ्रष्टाचार संबंधी चीजें हैं उन पर नजर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? तो देखिए हमारी जो पूरी मंत्रिपरिषद है उसकी जो संख्या है वो पूरी लोकसभा के 15% सदस्यों से ज़्यादा नहीं हो सकती। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि मंत्रिपरिषद के जो 15% संख्या है, इसी में हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो भी इसी 15% में शामिल होते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है गारो जनजाति जो है ये कौन से राज्य में पाई जाती है? तो गारो जनजाति जो है ये पाई जाती है हमारी मेघालय में। मेघालय की और भी जनजाति याद रखिएगा, एक तो गारो पूछी जाती है, एक आपसे पूछी जाती है खासी, और एक होती है जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर भी पाई जाती है। ये मेन जनजाति है कहाँ की? मेघालय की। मेघालय में ये इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर आपसे पूछी जाती हैं। और ये यहाँ पर स्थित पहाड़ियों के नाम पर ही इनके नाम रखे गए हैं। और एक सिक्किम की याद रखिएगा, लेपचा आपसे बहुत पूछी जाती है। लेपचा कहाँ की है? तो ये सिक्किम की है, लेपचा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महेश दास किसका नाम था? महेश दास की अगर बात की जाए तो महेश दास एक वो व्यक्ति जिसने अकबर के द्वारा चलाए गए दीन इलाही जो धर्म जो चलाया था, अकबर ने दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू जो था वो महेश दास था। और ये महेश दास थे हमारे बीरबल। क्लियर है। तो बीरबल एकमात्र हिंदू दीन इलाही धर्म को अपनाने वाले, साथ ही साथ महेश दास किसका नाम था? बीरबल का। और ये जो आपको नाम दिख रहे हैं यहाँ पर तानसेन, ये तानसेन भी अकबर के दरबार में ही था, और ये उनका सबसे महान संगीतज्ञ था। तानसेन जो हुआ करते थे, टोडरमल और मुल्ला दो प्याजा, ये सभी के सभी जो अकबर के दरबार में नौरत्न थे, उन्हीं नौरत्नों में से चार जो आपको दिखाए गए हैं सभी अकबर के दरबार में थे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो जो स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसकी नियुक्ति जो की जाती है, उसके अध्यक्ष की, उसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। क्लियर है। यहाँ पर देखिए राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनको हटाने का काम किसका, यानी कि इनको हटाएगा कौन, तो इनको जो हटाया जाएगा वो याद रखिएगा, उसको राज्यपाल नहीं हटा सकते, उसको हटाने का काम होता है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को यहाँ पर उनके पद से हटा सकते हैं। लेकिन राज्यपाल, ये जो राष्ट्रपति इनको पद से हटाते हैं, वो भी जब इन पर जो कोर्ट है, जो वहाँ की जो कोर्ट होगी, उस कोर्ट में जो केस होगा, जिस भी निर्योग्यता या अरहर्ता के कारण इनको हटाया जा रहा है, निरर्हता के कारण, वो यहाँ पर रीजन उनको देंगे, और उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति फिर यहाँ पर इनको हटाते हैं। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, यह किसने कहा था? तो ये जो कथन है, ये जो टीका टिप्पणी की गई थी कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस एक याचना करने वाली संस्था है, ये उस टाइम की बात है जब हमारे यहाँ पर जो अंग्रेज थे वो हम पर रूल कर रहे थे। तो ये कहा गया था विपिन चंद्र पाल के द्वारा। देखिए जब कांग्रेस 1907 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है, 1907 में जब कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? सूरत अधिवेशन। तो इसमें कांग्रेस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो नरम दल में और एक हो जाती है गरम दल में। तो नरम दल और गरम दल में यहाँ पर ये जब डिवाइड हो जाती है तो गरम दल के 3 सदस्य मेन हमारे सामने निकल के आते हैं, लाल, बाल और पाल। ये इनकी शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की। लाल से लाला लाजपत राय, बी से यहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक, और पी से हमारे विपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों ही यहाँ पर होते हैं गरम दल के सदस्य। यहाँ पर कांग्रेस को याचना करने वाली संस्था कहने वाले थे विपिन चंद्र पाल, जो कि गरम दल में से ही एक व्यक्ति थे। इसी के साथ जो लाला लाजपत राय हैं,
लाला लाजपत राय हैं, इन्होंने कहा था कांग्रेस को कि कांग्रेस जो है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। तो डफरिन के दिमाग की उपज कहने वाले कौन थे कांग्रेस को? तो ये लाला लाजपत राय जी के द्वारा कहा गया था। अश्विनी कुमार दत्त जो थे, इन्होंने कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस का सम्मेलन जो है वो केवल 3 दिन का तमाशा है। तो 3 दिन का तमाशा कहने वाले कांग्रेस को ये कौन थे? तो ये थे अश्विनी कुमार। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो 3 दिन का तमाशा है। जबकि यहाँ पर जो ये कर्जन है, लॉर्ड कर्जन का कहना ये था, इसने कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस जो है वो लड़खड़ाकर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी ये इच्छा है कि उससे शांतिपूर्वक मरने में मैं मदद कर सकूं। ऐसा कहना था कांग्रेस के बारे में किसका? कर्जन का। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा है कांग्रेस याचना करने वाली संस्था किसने कहा था? तो ये विपिन चंद्र पाल ने कहा था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति, इलाहाबाद से इसका नेतृत्व किसने किया था? देखिए, जो 1857 की क्रांति है, इसे भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है और ये 10 मई को स्टार्ट हुई थी। 10 मई 1857 को ये शुरू हुई थी क्रांति। और यहाँ पर इस 1857 की क्रांति का जो नेता घोषित किया गया था, वो किया गया था बहादुर शाह जफर को। किसको किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को इस 1857 की क्रांति का यहाँ पर नेता घोषित किया गया था। इसी के साथ अब हमसे पूछा इलाहाबाद से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, जो लियाकत अली थे, इन्होंने ही इलाहाबाद से इसका नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। बेगम हजरत महल की अगर यहाँ पर बात की जाए, तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 की क्रांति का यहाँ पर नेतृत्व किया था। और इसी के साथ रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करें, तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से क्या किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इसी के साथ तो कुंवर सिंह आपसे बहुत पूछे जाते हैं, कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह ने जो 1857 की क्रांति का कुंवर सिंह या फिर कुंवर सिंह भी लिख देते हैं, ये यहाँ पर वह भी होता है कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह जो है, इन्होंने किया था जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो इन्होंने किया था। बरेली की अगर बात करें तो बरेली से किया था खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से करने वाले थे मौलवी अहमद उल्ला। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कानपुर से, और याद रखिएगा, कानपुर से जो इसका नेतृत्व करने वाले थे 1857 की क्रांति थे, वो थे नाना साहेब। नाना साहेब थे और इन्हीं के साथ थे तात्या टोपे। तो तात्या टोपे और नाना साहेब ने क्या किया था? इन्होंने कानपुर से इसका नेतृत्व किया था। और यदि यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, नाना साहब हैं, नाना साहब का नाम याद रखिएगा, इन्हें धोंदू पंथ के नाम से जाना जाता है। और तात्या टोपे को जो, ये तात्या टोपे जो है, ये यहाँ पर इसके नेतृत्व करता थे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है? देखिए, अलकनंदा रिवर जो कि हमारा केदारनाथ बद्रीनाथ इधर से यहाँ पर आप देखते हैं इधर बहती हुई आती है। तो यहाँ पर अलकनंदा रिवर के आपसे तट पर पूछा है कौन सा शहर स्थित है, तो आंसर आपको मिल ही गया होगा। बद्रीनाथ क्या है? ये हमारा अलकनंदा नदी के तट पर है। इसी के साथ लखनऊ की बात करें तो लखनऊ कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे पर। क्लियर है? और अयोध्या में तो आपको पता ही है, अभी हाल ही में राम मंदिर बना था और ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरज नारायण निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह का नेतृत्व किया था? देखिए, जो धीरज नारायण है, इन्होंने नेतृत्व किया था रंगपुर विद्रोह का। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही जवाब होगा। रंगपुर विद्रोह से, ये रंगपुर जो विद्रोह था, इसका नेतृत्व करने वाले थे धीरज नारायण। और इससे जो प्रभावित इलाका था, जो रंगपुर विद्रोह के अंदर हम देखते हैं जब हुआ था, तो एक तो रंगपुर था, उसी जगह के नाम पर इसका नाम विद्रोह, इसके नाम पर ही इसका नाम रंगपुर विद्रोह पड़ा। तो रंगपुर और इसी के साथ दिनाजपुर था। ये दोनों के दोनों ही स्थान पड़ते हैं बंगाल में। तो ये जो आपसे अगर स्टेट भी पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे? बंगाल। तो ये जो हुआ था विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, ये बंगाल में हुआ था, बंगाल के रंगपुर में। और नेतृत्व करता थे इसके यहाँ पर धीरज नारायण, ये भी याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कब हुआ था, तो ये हुआ था, ये हुआ था 1783 में, यानी कि 1783 में हुआ था हमारा रंगपुर विद्रोह। इसी के साथ अगर बात करें फकीर विद्रोह की, तो फकीर विद्रोह ये भी बंगाल में ही हुआ था। फकीर विद्रोह भी कहाँ पर हुआ था? बंगाल में ही हुआ था। और इसके जो नेतृत्व करता था, इसके जो नेता थे, इनका नाम था मजनून शाह। क्या था? मजनून शाह। फकीर विद्रोह के नेतृत्व करता मजनून शाह, और दूसरे इसी के साथ थे चिराग अली। तो चिराग अली और मजनून शाह जो थे, ये दोनों के दोनों ही क्या थे? चिराग अली और मजनून शाह, ये दोनों फकीर आंदोलन या फकीर विद्रोह के यहाँ पर
नेतृत्व करता थे। और ये हुआ था 1776-77 में हुआ था आपका ये वाला फकीर विद्रोह। क्लियर है। इसी के साथ अगर सन्यासी विद्रोह की बात की जाए तो सन्यासी विद्रोह हुआ था हमारा 1760 से लेकर चला था ये 1800 के टाइम तक चला था। और इसी के साथ केना सरकार और द्विज नारायण ये दोनों ही इससे संबंधित व्यक्ति थे जो इसका नेतृत्व कर रहे थे सन्यासी विद्रोह का। और सन्यासी विद्रोह ये बंगाल और बिहार दोनों में फैला था। किसमें? सन्यासी जो विद्रोह था ये बंगाल में और बिहार में दोनों में फैला था। बंगाल के साथ साथ बिहार में भी। संताल विद्रोह की अगर बात की जाए तो संताल विद्रोह ये भी बिहार और बंगाल में था। तो ये दोनों के दोनों ही कहाँ थे? बिहार और बंगाल में थे। और संथाल विद्रोह जो था इसको जो नेतृत्व करने वाले थे इसका, इनका नाम था सिद्धू कान्हू। याद रखिएगा ये नाम आपसे बहुत पूछा जाता है, सिद्धू कान्हू। इनके द्वारा क्या किया गया था? इसका नेतृत्व किया गया था सिद्धू कान्हू के द्वारा। क्लियर है। और ये अगर आपसे ये पूछ ले कि संथाल विद्रोह हुआ कब था, तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में हुआ था हमारा संथाल विद्रोह हुआ था। इतनी भी चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमसे पूछा है निम्नलिखित में से किस शहर को लिटिल इंडिया या फिर लघु इंडिया भी कह सकते हैं, लिटिल इंडिया या फिर लघु इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है सिंगापुर शहर को। तो सिंगापुर शहर को लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद की अगर बात करें तो इसको भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को। और अगर आपसे ये पूछ ले, मैनचेस्टर में नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पर ठीक दिखेगा आपको, मैनचेस्टर। तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। कानपुर को अगर बात करें तो देखिए उत्तर कानपुर को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। और हमारे यहाँ पर कानपुर ही फेमस है, चमड़ा उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर जो बूट है चमड़े के वो बनाए जाते हैं, बेल्ट बैग वगैरह भी बनाए जाते हैं कानपुर में। याद रखिएगा चमड़े का भी नाम आएगा चर्म उद्योग, तो कानपुर आप लगा के आएंगे आंसर में। काहिरा जो है ये मिस्र की राजधानी है, काहिरा। क्लियर है। और वहाँ पर सूती वस्त्रों का केंद्र भी काहिरा ही है, मिस्र के अंदर। दिया है निम्नलिखित में से मेहरुनिसा किसका नाम था? तो देखिए जब हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य की, तो मुगल साम्राज्य में एक शासक थे जिनका नाम था जहांगीर। इन्हीं जहांगीर के दरबार में एक व्यक्ति काम करता था जिसका नाम था अली कुली बेग। क्या नाम था? अली कुली बेग। ये जो अली कुली था, इस अली कुली की पत्नी हुआ करती थी मेहरुनिसा। और जब अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती है तो मेहरुनिसा को जहांगीर की माँ, जो कि अकबर की पत्नी होती है, उनकी सेवा में रखा जाता है। किसको? मेहरुनिसा को। तो जब जहांगीर इनकी माँ के पास देखते हैं मेहरुनिसा को, तो मेहरुनिसा को नवरोज के त्यौहार के टाइम पे ये देखते हैं जहांगीर, तो ये इनकी सुंदरता को देखकर, मेहरुनिसा की सुंदरता को देखकर यहाँ पर जहांगीर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जिससे कि फिर जहांगीर जो है मेहरुनिसा से शादी कर लेते हैं और इनका नाम रख देते हैं नूरजहां। तो मेहरुनिसा किसका नाम है? ये नूरजहां का नाम है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर नूरजहां जब इनकी पत्नी बनी तो इन्होंने इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर इनके नाम से सिक्के भी जारी कराए। नूरजहां या नूर महल इनका नाम था, तो ये मेहरुनिसा का ही नाम था नूरजहां। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तंबाकू की खेती सबसे पहले किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो तंबाकू की खेती जो सबसे पहले शुरू हुई थी वो ये जहांगीर के टाइम पे शुरू हुई थी तंबाकू की खेती। भारत में तंबाकू लाने का श्रेय जो जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है। और पुर्तगाली इसको लेके आए थे ब्राज़ील से। ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, वहाँ से ये आया था तंबाकू। और भारत में सबसे पहले जहांगीर के शासनकाल में इसकी शुरुआत होती है। अगर बात की जाए अकबर की, तो अकबर जो था ये हुमायूं का बेटा था। अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का बेटा था। और हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का बेटा था। हुमायूं बाबर का बेटा था और हुमायूं का बेटा अकबर, और अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर का बेटा था शाहजहां। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी 24 मार्च 1903 को। लेकिन अगर आपसे पूछे ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी, तो ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1904 में की गई थी। ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो अनुशीलन समिति खाली पूछे तो 24 मार्च 1903, और पूछे ढाका अनुशीलन समिति तो 1904।
और ये जो अनुशीलन समिति थी इसके अंदर 5 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था पी मित्र को। ये भी याद रखिएगा, पी मित्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया था अनुशीलन समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो देखिए जो गोलमेज सम्मेलन है, टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। टोटल कितने हुए थे? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, सेकंड हुआ था 1931 में और थर्ड हुआ था 1932 में। तो कांग्रेस ने यहाँ पर 1931 में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। तो हमारा दूसरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा जाता है कि तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन है? तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और कांग्रेस की तरफ से जो इसमें भाग लेने वाले थे उनका नाम आपसे पूछा जाए अगर, तो कांग्रेस की तरफ से इसमें पार्ट लेने वाले थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड, इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। ये 1905 का ईयर वही ईयर है जब बंगाल में हुआ था बंगाल का विभाजन, यानी कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये भी 1905 में हुआ था। और करने वाला कौन था? कर्जन। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या हुआ था? यहाँ पर बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था। और इसी के साथ यहाँ पर 16 अक्टूबर से ये जो है प्रभावी हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था बंगाल विभाजन। और इस दिन को शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। किसको? यहाँ पर 16 अक्टूबर को यहाँ पर शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर राखी दिवस के रूप में भी इसको मनाया था, हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने के लिए। इसी के साथ 1906 की अगर बात की जाए तो 1906 का ये ईयर है जब भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और 1907 में हमारे यहाँ पर हुआ था सूरत अधिवेशन। तो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है और इसमें जो कांग्रेस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, नरम दल और गरम दल में यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वायु परिवहन की शुरुआत भारत में हुई थी 1911 में। और पहली जो परिवहन सेवा है वो इलाहाबाद से नैनी तक के लिए चली थी। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद टू नैनी तक चली थी। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जाता है। और ये जो इलाहाबाद से नैनी तक चली थी, ये पहली याद रखिएगा, पहली जो परिवहन सेवा थी वो डाक सेवा के लिए थी। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। क्लियर? 1909 के ईयर की अगर बात करें तो ये वही ईयर है जब भारत में मार्ले मिंटो एक्ट आया था। तो मार्ले मिंटो एक्ट कब आया था भारत में? 1909 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखिए पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान की स्टार्टिंग भारत में 1951 में हुई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 5 साल के लिए थी, यानी कि 1956 तक चली थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी हैराल्ड डोमर मॉडल पे। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें जो ध्यान दिया गया था वो मेन कृषि पर दिया गया था। ये भी याद रखिएगा। अगर पीसी महालनोबिस की बात करें तो ये दूसरी जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1956 से लेके 1961 तक चली थी यहाँ पर। तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए यहाँ पर राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है हमारा सभापति। सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और इसी के साथ जो सभापति, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही हमारा सभापति भी होता है। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति सही जवाब होगा। अगर बात की जाए स्पीकर की तो ये लोकसभा का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री तो आपको पता ही है, देश की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान जो होता है वो कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री होता है वास्तविक प्रधान। और अगर आपसे पूछा जाए कि देश की जो कार्यपालिका है उसका औपचारिक प्रधान यानी कि नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्योंकि राष्ट्रपति जो सारे कार्य करता है वो प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह से ही सारे कार्य करता है। इसलिए राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का प्रधान है, औपचारिक प्रधान। क्वेश्चन था हमारे राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो वो है हमारे उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में ये है हमारे जगदीप धनखड़। याद रखिएगा, जगदीप धनखड़ क्या है? प्रेजेंट में हमारे उपराष्ट्रपति हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना कौन सी सूची का विषय है? तो यहाँ पर देखिए, आपने ये पता होना चाहिए कि संविधान के अंदर जो अनुसूची दी गई है टोटल, तो टोटल स्केड्यूल है, अनुसूची है संविधान में कितनी है? तो टोटल अनुसूची की संख्या है 12। आज के टाइम में अनुसूची की संख्या 12 है, लेकिन जब मूल संविधान था हमारा तब अनुसूची की संख्या हुआ करती थी 8। क्लियर है? तो अब ये जो 12 अनुसूची हैं, इनमें से जो 7वीं अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दी गई हैं। एक होती है हमारी सेंटर लिस्ट, एक होती है हमारी स्टेट लिस्ट और एक होती है हमारी कंकरेंट लिस्ट। सेंटर लिस्ट मतलब कि केंद्र सूची। केंद्र सूची पर कानून बनाने का काम केंद्र सरकार का ही होता है। फिर दूसरी आती है हमारी स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है। फिर आती है हमारी कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, इस पर कानून बनाने का काम केंद्र भी करता है और राज्य, यहाँ पर दोनों का अधिकार है। यहाँ पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी। लेकिन अगर कोई विवाद की स्थिति आ जाए कि केंद्र भी कोई कानून बना दे इसके लिए और राज्य भी बना दे, तो ऐसी स्थिति में जो कानून मान्य होगा वो होगा केंद्र का। याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। और इसी के साथ एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर अब हमसे पूछा है कि जनगणना कौन सी सूची का विषय है? तो जनगणना हमारा संघ सूची का विषय है। क्लियर? और वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं ये भी पता होना चाहिए। तो 100 विषय हैं वर्तमान में, किसमें? संघ सूची में। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना जो है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है, तो जनगणना कराने का काम क्योंकि केंद्र सरकार का है, तो केंद्र सरकार के अंदर जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय का ये काम होता है जनगणना कराने का। इसी के साथ जनगणना संविधान के आर्टिकल 246 के अंतर्गत आती है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है इतनी बात? और भारत में जो लास्ट जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। 2011 के बाद से भारत में अभी तक जनगणना नहीं हुई है। 2011 की जनगणना ओवरऑल भारत की 15वीं जनगणना थी। और यदि आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं थी और ओवरऑल ये 15वीं थी। क्योंकि भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पर की गई थी पहली बार आधुनिक भारत की जनगणना। और अब जो भारत की जनगणना 2021 में होनी थी वो अभी तक नहीं हुई है। अगर होगी जो अब जनगणना वो भारत की 16वीं जनगणना होगी ओवरऑल अगर हम देखें। लेकिन अगर हम स्वतंत्रता के बाद देखेंगे तो भारत की 8वीं जनगणना होगी। क्लियर इतनी चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध काल के दौरान दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो देखिए, युद्ध काल के दौरान यानी कि जब किसी भी सैनिक की हमारे युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है युद्ध काल के दौरान, ये है हमारा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र युद्ध काल के दौरान दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर युद्ध काल के दौरान आता है वो है हमारा महावीर चक्र और थर्ड नंबर पर आता है हमारा वीर चक्र। तो ये सारे के सारे जो तीनों दिए हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये युद्ध के दौरान दिए जाते हैं जब युद्ध के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है। अशोक चक्र की अगर हम बात करें तो ये शांति के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार है। यानी कि जब शांति काल के दौरान किसी हमारे सैनिक की मृत्यु हो जाती है उस दौरान दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा अवार्ड है। शांति काल के दौरान का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी सैनिक की जब सेवा देते हुए मृत्यु हो जाए तो उसको कहा जाता है शांति पुरस्कार। तो सबसे बड़ा शांति पुरस्कार हमारा होता है अशोक चक्र। क्लियर है? दूसरा होता है कीर्ति चक्र और जो सबसे लास्ट होता है हमारा वो होता है शौर्य चक्र। ये शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं, अशोक चक्र, फिर इसके बाद आता है कीर्ति चक्र और इसके बाद आता है हमारा शौर्य चक्र। ये तीनों शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाले, यानी कि जो युद्ध काल के दौरान तो ये तीनों हो गए, ये शांति वाले हो गए। लेकिन ये भी देश की सेवा देते हुए जब कोई हमारा शहीद हो जाता है सैनिक, उसको दिए जाते हैं। नंबर 1 आपको दिया है, कौन सी विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन की यहाँ पर बात की गई है कि वो कौन सा विटामिन है जिसके कारण हमारे जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाती। तो ये है विटामिन के। विटामिन के, इसके कारण हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जम पाता। जबकि अगर विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ए वो है जिसके कारण हो जाता है रतौंधी रोग। तो रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर अगर बात की जाए विटामिन बी, तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। तो बेरी बेरी जो रोग है विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होगा।
सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैंने टाइम से एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ बर्ड्स, इसको क्या कहा जाता है, हमसे पूछा है। देखिए सबसे पहले में दिया है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर कहा जाता है रेशम कीट पालन को, यानी कि जो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरिकल्चर। वहीं अगर हम बात करें एपीकल्चर, तो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन हम किसका करते हैं, किसके अंदर करते हैं, एपीकल्चर के अंदर। पीसी कल्चर की यहाँ बात की गई है। पीसी कल्चर संबंधित है मत्स्य या मछली के उत्पादन से, यानी कि मछली जो है मत्स्य या मछली के उत्पादन से संबंधित है हमारा कौन सा, तो पीसी कल्चर है। इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी जो है ये, इसके अंदर किया जाता है पक्षियों का अध्ययन। तो स्टडी ऑफ बर्ड को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना हुई थी? तो देखिए यहाँ पर योजना आयोग, योजना आयोग की बात की अगर हम करें तो यहाँ पर ये संविधान में मेंशन नहीं था। योजना आयोग जब बनाया गया था, जब ये आया था तो ये संविधान में हमारे नहीं था। तो योजना आयोग को बाद में बनाया गया था एक बिल को पास करके, और फिर यहाँ पर जब ये योजना आयोग आया तो इसकी जगह फिर यहाँ पर ले ली थी नीति आयोग ने। तो ये बात है 14 अगस्त की, 14 अगस्त 2014 की। तो यहाँ पर इस दिन क्या होता है, प्रधानमंत्री जो है ये घोषणा करते हैं लाल किले से कि योजना आयोग का जो कार्यकाल है, ये योजना आयोग जो है अब इसको समाप्त कर दिया जाएगा और इसकी जगह अब नया काम करेगा नीति आयोग। तो नीति आयोग आया और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने अपना काम करना शुरू किया। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नीति आयोग किस रूप में काम करता है? तो याद रखिएगा नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है नीति आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री के पद पर होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, ये भी याद रखिएगा। और नीति आयोग की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नीति की, क्योंकि आयोग तो आयोग हो गया, नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? देखिए मौलिक अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। संविधान की अगर हम बात करें यहाँ पर, इसमें हम अधिकारों की, तो फंडामेंटल राइट्स हमारे भाग 3 में दिए गए हैं। और भाग 3 में जो हमने ये संविधान के अंदर मौलिक अधिकार शामिल किए हैं वो हमने यूएसए से लिए हैं, यानी कि अमेरिका। तो अमेरिका से हमने क्या लिया है, मौलिक अधिकार लिए हैं। वहीं अगर ब्रिटेन की बात करें तो हमारी जो संसदीय व्यवस्था है ये हमने कहाँ से ली है, संसदीय व्यवस्था ये हमने ब्रिटेन से ली है। आयरलैंड की अगर बात करें तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य तो हमने लिए हैं रूस से। लेकिन जो मौलिक आयरलैंड से हमने लिए हैं नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व जिन्हें हम डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या डीपीएसपी ने हम कहते हैं कि हमने लिए हैं आयरलैंड से। और मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, और ब्रिटेन से हमने लिए है संसदीय व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो हमारी जो प्रस्तावना की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। क्लियर है, और हमसे पूछा है मौलिक अधिकार तो ये यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की अगर हम बात करें तो ये आया था 1953 में। ये जब बनाया गया था तो ये बना था 1953 में। तो 1953 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो इसके 3 मेंबर थे। 3 मेंबर में इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था फजल अली। फजल अली इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इसी के साथ इसमें हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर, ये इसके 3 सदस्य थे। फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर, ये तीनों इसके सदस्य थे और अध्यक्ष थे इसमें फजल अली। तो जब ये आया तो इसने 1955 में अपनी सिफारिशें पेश की राज्य पुनर्गठन आयोग ने, और फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। और 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, इसी के आधार पर यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है वो भारत का सबसे पहले, याद रखना भाषा के आधार पर जो सबसे पहले भारत के अंदर राज्य बनने वाला है
वो है हमारा आंध्र प्रदेश। और ये कब बना था? 1953 में बना था। भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य है। फिर इसके आधार पर 1956 में जब ये राज्य पुनर्गठन आयोग पूरी तरह से बन गया, तो इसके आधार पर फिर भारत में और राज्यों का भी गठन किया गया, और भाषा के आधार पर सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सेबी की स्थापना हुई थी 1988, 1998 में हुई थी सेबी की स्थापना। इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। और 1986 की अगर बात करें तो इसमें हमारा आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था हमारा? ये आया था 1986 में। और जो मिड डे मील योजना है, मिड डे मील योजना ये 1995 में शुरू की गई थी, 1995 में। और इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है पीएम पोषण योजना, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पोषण माह के रूप में किसको मनाया जाता है? पोषण माह। तो याद रखिएगा, पोषण माह के रूप में जो जाना जाता है वो कौन सा मंथ है? वो है हमारा सितंबर, यानी कि सितंबर। सितंबर इज नोन एज पोषण माह। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और अगर आपसे ये पूछ ले कि पोषण सप्ताह, तो 1 से लेकर 7 सितंबर तक जो मनाया जाता है वो होता है हमारा पोषण सप्ताह। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बजट कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए, बजट की अगर बात करें तो पहली बात तो ये जो शब्द है बजट, इसका हमारे संविधान में कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। बजट की जगह जो हमारे संविधान में जिक्र किया गया है उस शब्द का नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए, बजट शब्द का तो यूज नहीं किया गया, इसकी जगह जो शब्द यूज किया गया है वो कौन सा है? वार्षिक वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण। तो बजट के लिए एक शब्द यूज किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। और कौन से आर्टिकल में? 112 में बजट की बात की गई है। इसी के साथ आर्टिकल 110 जो है ये धन विधेयक से संबंधित है। आर्टिकल 111 ये राष्ट्रपति की वीटो पावर से संबंधित है। और 114 बात करता है विनियोग विधेयक की। तो विनियोग विधेयक किसके लिए लाया जाता है? जब भी हमें पैसे निकालने होते हैं संचित निधि से धन निकालने के लिए, तो यहाँ पर विनियोग विधेयक भी लाया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान किस वर्ष शुरू किया था? तो सिकंदर ने भारत विजय का अभियान किस वर्ष शुरू किया था? सबसे पहले ये जानते हैं कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व या 356 बीसी के अंदर जन्म हुआ था सिकंदर का। फिर इसके बाद सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जब किया था, अपने जो इसने अभियान की स्टार्टिंग की थी वो 326 ईसा पूर्व में क्या किया था? इसने अपने आक्रमण की शुरुआत की थी। और फिर जब ये भारत को जीतने के क्रम में आगे बढ़ता है तो ये कई युद्ध वगैरह करता है। लेकिन जैसे ही ये पहुंचता है व्यास नदी के किनारे, तो व्यास नदी के दूसरी साइड ये खड़ी देखता है घनानंद की विशाल सेना, और उसकी सेना को देखकर सिकंदर की सेना डर जाती है और युद्ध करने से मना कर देती है। और फिर वो लोग वापस लौट जाते हैं। और वापस लौटने के बाद 323 ईस्वी में जाकर बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो कब हो जाती है? कहाँ पर हो जाती है? 323 में हो जाती है। और कहाँ पर? बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन था सिकंदर ने भारत विजय का अभियान किस वर्ष शुरू किया था? तो ये था 326 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराई थी? देखिए, गुरु तेग बहादुर जो थे ये सिखों के 9वें गुरु थे। तो सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या करवाई गई थी औरंगजेब के द्वारा। किसने कराई थी इनकी हत्या? औरंगजेब ने कराई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? देखिए, जब ये बात है वर्ष 1905 की, जब 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो बंगाल विभाजन के बाद ही यहाँ पर 1905 में ही 7 अगस्त को यहाँ पर कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है, 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, चलिए। और इसी के साथ 1906 की अगर बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी भारत के अंदर ही। और इसके साथ जो 1907 है यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन, यानी कि सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। और 1909 में आया था मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट जब आया था तो इसमें मार्ले जो थे वो सचिव थे और मिंटो जो थे वो वायसराय थे। मार्ले फिर इसके बाद जो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो कहा जाता है वो मिंटो को कहा जाता है, याद रखिएगा।
लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। क्लास, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? देखिए, गुजरात में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बारदोली। तो यहाँ पर किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स उन पर बढ़ा दिया गया था, टैक्स लिया जा रहा था। तो इसका यहाँ पर लोगों ने विरोध किया और जिसके जो मेन नेता निकल के आए वो थे यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इसका यहाँ पर बारदोली जो आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व किया था। तो किन्होंने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। यहीं पर जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने खुश होकर या उन्होंने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, क्योंकि इनका नाम, ये कोई सरदार नहीं थे, इनका नाम केवल वल्लभ भाई पटेल था। तो सरदार जो है वो इन्हें उपाधि दी गई थी बारदोली की महिलाओं के द्वारा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? देखिए, दिल्ली चलो का नारा बहुत फेमस और मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी और आगे भी पूछा जाता रहेगा, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो दिल्ली चलो का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और सुभाष चंद्र बोस के ही द्वारा एक नारा और दिया गया था जो कि बहुत फेमस है, जय हिंद। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। गांधी जी के द्वारा दिया गया था एक नारा जो कि बहुत फेमस है, करो या मरो का नारा। वो भी किसने दिया था? वो दिया था गांधी जी ने। भारत में अनेकता में एकता है, ये बात कहने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं ये जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने ही कहा था कि भारत की जो एकता है, अनेकता में जो एकता है भारत, वो कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि वो भारत के लोग उसे फील करते हैं और वो भारत के लोगों में दिखाई देती है। इसी के साथ जो सरोजिनी नायडू हैं ये वो महिला हैं जिनको कांग्रेस का पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था। तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। ये भारतीय में पहले आएंगी और एनी बेसेंट जो है वो ओवरऑल पहली पूछी जाती हैं। तो पहली एनी बेसेंट थी और पहली भारतीय पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैनी टाइम्स रिपीटेड टाइम्स पूछा जा चुका है आपसे। तो यहाँ पर मुंडकोपनिषद लिया गया है हमारा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। रामायण की अगर बात करें तो इसको आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। महाभारत की अगर बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, और महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था। या इसका पुराना नाम आपसे पूछेगा तो या ये पूछे कि किस नाम से और जाना जाता है, तो महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो ये कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, उनके द्वारा लिखी गई थी अर्थशास्त्र, जिसमें मौर्य काल से संबंधित हमें जानकारियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक पुरुष प्रतिशतता साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? देखिए, अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो भारत में जो है, चाहे आप मेल ले लें या फिर फीमेल की बात करें, तो मेल फीमेल या फिर ओवरऑल जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें हम लिटरेसी की बात करें तो सभी में नंबर 1 पे जो आता है वो आता है केरल। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज, चाहे वो फीमेल में देखें आप, चाहे मेल में देखें, और चाहे आप देखें पूरी पॉपुलेशन में ओवरऑल, सबसे ज़्यादा जो प्रतिशतता साक्षरता वाला राज्य है वो है हमारा केरल। और अगर आप बात करेंगे सबसे कम जो, यानी कि सबसे न्यूनतम जो है, तो न्यूनतम प्रतिशतता साक्षरता वाला अगर जिला राज्य की बात करेंगे तो वो होगा हमारा बिहार। और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, भारत में जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत की गई थी 1872 से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आधुनिक जनगणना भारत में पहली बार 1872 में की गई थी और ये हुई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? यानी कि लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी 1872 में। इसके बाद जो हुई थी दूसरी जनगणना भारत में वो 1881 में हुई थी, और इस 1881 में जब दूसरी जनगणना की गई थी तो ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी, और ये भारत की पहली क्रमबद्ध जनगणना थी। यहीं से क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत होती है और हर 10 वर्ष बाद जनगणना होगी, यहाँ से इसकी शुरुआत की जाती है। क्रमबद्ध जनगणना का मतलब है क्रम वाइज, यानी कि अब इसके बाद से जितनी भी जनगणनाएं हुई वो सारी की सारी हर 10 साल बाद हुई। इसी तरह जो भारत में जो लास्ट जनगणना हुई थी वो हुई थी 2011 में, और 2011 वाली जो जनगणना थी ये भारत की ओवरऑल अगर हम देखें तो 15वीं जनगणना थी, लेकिन अगर स्वतंत्रता के बाद देखें तो ये 7वीं जनगणना थी भारत की। इसके बाद से 2021 में होनी थी, जो कि कोरोना की वजह से अब तक भी नहीं हो पाई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, नागरिकता
कौन से भाग से संबंधित है? नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप जिसको हम कहते हैं, सिटीजनशिप ये संबंधित है भाग 2 से। भाग 2 में बात की गई है नागरिकता की, और ये आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक दिया गया है नागरिकता के बारे में। भाग 1 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो भाग 1 संबंधित है हमारा भारत के संघ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि इसमें भारत के बारे में बात की गई है। भारत का जो भौगोलिक स्थिति है, या भारत का जो कि कितने राज्य हैं, उसमें भारत में कितने यूटीज़ हैं। तो प्रेजेंट में भारत में 28 राज्य हैं और 8 जो हैं वो यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाग 3 की अगर हम बात करें तो भाग 3 संबंधित है फंडामेंटल राइट से, और फंडामेंटल राइट हमारा संबंधित है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हम बात किसकी करते हैं? मौलिक अधिकारों की। वही भाग 1 जो है हमारा, भाग 1 आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक सम्मिलित है। भाग 4 की अगर बात करें तो इसमें बात की गई है डीपीएसपी की। किसकी? डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसका कर्तव्य होते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य का ही कर्तव्य होते हैं, ये भी याद रखिएगा, जो कि आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है। कौन सा? भाग 4 हमारा आर्टिकल 36 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? हमारे देश के अंदर 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से 3 है। पहला है हमारी नेशनल इमरजेंसी, जिसको हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। दूसरा है प्रेसिडेंट रूल, जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और तीसरा हमारे सामने आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। तो पहला जो है राष्ट्रीय आपातकाल, ये आर्टिकल 352 के अंदर आता है। प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन, ये आर्टिकल 356 में आता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी ये जो हमारा आता है अनुच्छेद 360 में आता है, वित्तीय आपातकाल। यही हमसे क्वेश्चन पूछा है। और आर्टिकल 110 की अगर बात करें तो इसमें बात की गई है धन विधेयक की। धन विधेयक आता है आर्टिकल 110 के अंदर। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन सी है? देखिए, बुकर प्राइज़ पाने वाली जो पहली भारतीय महिला हैं, और अब भी इनको पुरस्कार मिलते ही रहते हैं, ये है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय भारत की बहुत फेमस ये क्या है? महिला हैं, जो कि इनको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, और बुकर प्राइज़ पाने वाली तो ये प्रथम महिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? देखिए, रेशम कीट पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रेशम कीट पालन का। एपीकल्चर की अगर बात की जाए तो इसमें किया जाता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन से संबंधित है कौन सा? हमारा एपीकल्चर। अब सिल्वीकल्चर, चलिए आपको बताना है कि सिल्वीकल्चर क्या होता है, ये आप कमेंट में बताइएगा। फ्लोरिकल्चर मैं बता देती हूँ, ये बागवानी या फिर फूलों से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर, इसके नाम से भी समझ में आ रहा होगा, फ्लोरिकल्चर। विटीकल्चर अगर पूछे तो वो अंगूर की खेती से रिलेटेड होता है, विटीकल्चर। और पीसी कल्चर अगर आपसे पूछ रहा है तो मत्स्य पालन से संबंधित है। आपको कमेंट में बताना है सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए, जब भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की गई है तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि भारत के कौन से राज्य में सबसे पहले जो महिला मुख्यमंत्री थी वो बनी थी। तो हमें स्टेट भी पता होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो स्टेट में ही होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला बनी थी, तो उत्तर प्रदेश में बनी थी पहली महिला मुख्यमंत्री, जो कि पूरे देश में कहीं भी किसी भी स्टेट में बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो ये थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत में पहली क्या बनी थी? ये मुख्यमंत्री बनी थी। सरोजिनी नायडू की अगर बात करें तो ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, सरोजिनी नायडू। और पहली जो अगर ओवरऑल पूछा था कांग्रेस की, तो भी मैंने आपको बताया था, पीछे क्वेश्चन भी किया था हमने, आप कमेंट में बताइएगा। इंदिरा गांधी की अगर बात की जाए तो ये हमारे देश की पहली भारतीय महिला हैं, जो कि क्या बनी थी? प्रधानमंत्री यानी कि पीएम। और इसी के साथ ही पहली विदेश मंत्री भी रही थी देश की। और अगर पूछा जाए आपसे कि भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी, तो ये थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। नंबर 1 के साथ क्वेश्चन नंबर 1 इज, पहले हम अपना स्केच चेंज कर लेते हैं, आज हम लेते हैं ग्रीन कलर का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 यानी कि 1894 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में। लुसाने जो कि आपका पड़ता है स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में हेडक्वार्टर है किसका?
ओलंपिक समिति का, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक समिति है उसका। स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में ही WHO का भी मुख्यालय है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है उसका नाम है फीमर। फीमर जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, ये थाई बोन होती है हमारी। यकृत की अगर बात करें तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारे? यकृत, यानी कि लीवर, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। स्टेपिस की अगर बात करें तो ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जो कि कहाँ पर होती है? कान में होती है। और हृदय की अगर बात की जाए तो ये बिना रुके कार्य करने वाला हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो बिना रुके कार्य करता रहता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की स्पीड की अगर हम बात करें तो ध्वनि की स्पीड सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है ठोस के अंदर। ठोस के बाद फिर द्रव में होती है और द्रव के बाद गैसों में। सभी में समान तो ये बिल्कुल ही गलत है, सभी में समान नहीं होती, बल्कि जो ध्वनि है उसकी तरंग देती है अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल भी अलग अलग होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद होती है द्रव में, फिर गैस में होती है। ध्वनि की अगर बात करें तो हम इसको डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए यहाँ पर पूछा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी इसका गठन कब किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1975 में किया गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन जब किया गया, इसके बाद इसने अपनी सिफारिशें पेश की और इसकी सिफारिशों के आधार पर ही वर्ष 1976 में संविधान में किया जाता है 42वां संविधान संशोधन। तो किसके आधार पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जब 42वां संविधान संशोधन होता है, तो इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के अंदर जो भाग 4 है हमारे संविधान का, 4वें भाग ए जोड़ा जाता है, जो कि संबंधित है किससे? हमारा ये संबंधित है हमारे मौलिक कर्तव्यों से। तो मौलिक कर्तव्य किस में आते हैं हमारे? ये भाग 4 ए में आते हैं मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो ये हमने कौन से देश से लिए हैं? तो हमने लिए हैं आयरलैंड से लिए हैं अपने मौलिक कर्तव्य। इसी के साथ आपसे पूछा जाता है, अब देखिए यहाँ पर जब इसने सरदार स्वर्ण सिंह समिति आई तो इसने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने यहाँ पर संविधान में भाग 4 जोड़ा, जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल थे। तो टोटल जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हैं अगर आपसे पूछा जाए तो जो इस समिति ने सिफारिश दी थी उसके अकॉर्डिंग 10 थे। यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी, लेकिन प्रेजेंट में इनकी संख्या 11 है। क्लियर। 1978 की अगर हम बात करें तो वर्ष 1978 में यहाँ पर संविधान में किया गया था 44वां संविधान संशोधन, ये भी याद रखिएगा। और ये यहाँ पर पूछा है कि गठन कब हुआ था, तो गठन 75 में हुआ था। इसके आधार पर जो संशोधन किया गया था वो 1976 में किया गया था 42वां संविधान संशोधन, ये भी याद रखिएगा। और 42वां संविधान संशोधन जो है ये हमारा अब तक के जितने भी संविधान में संशोधन हुए हैं उनमें सबसे बड़ा संशोधन है, इसीलिए इसको कहा जाता है लघु संविधान। 42 संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो जब भी किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने की बात की जाएगी तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल से संबंधित है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कहा गया है आर्टिकल 52 के अंदर। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में बताया गया है कि भारत की कार्यपालिका का जो प्रधान है या कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं और उन योग्यताओं की बात की जाए तो कौन से आर्टिकल में है? वो है 58 में। तो राष्ट्रपति की योग्यताएं आर्टिकल 58 में है और इन्हीं योग्यताओं में से भारत में सबसे पहले हमें जो राष्ट्रपति जो होता है उसको राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। क्लियर। तो योग्यताओं में हमने बात की और योग्यता कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल आती है 58 में, जिसमें कि सबसे पहली योग्यता कि वो भारत का नागरिक हो, इसी के साथ साथ वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो पागल और दिवालिया ना हो और वो किसी लाभ के पद पर भी ना हो। क्लियर। अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट पहले ये याद रखिए
कि ये जो राष्ट्रपति, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा वो योग्यता रखता हो लोकसभा का सदस्य बनने की। तो जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है वो राष्ट्रपति बन सकता है, ये भी इसकी योग्यताओं में ही शामिल है। लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमें जो न्यूनतम आयु चाहिए होती है वो होती है 25 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष। इसी के साथ राज्यपाल या राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु हमें चाहिए न्यूनतम वो 35 वर्ष होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ 18 वर्ष की अगर बात की जाए तो भारत में जो मताधिकार है, यानी कि मत देने का जो अधिकार दिया गया है, वो 18 साल तक की उम्र से जितने भी बड़े व्यक्ति हैं, मतलब 18 साल की जो एज है वो हमारे यहाँ पर वयस्कता की उम्र मानी जाती है। तो 18 साल से ज़्यादा का कोई भी व्यक्ति भारत में वोट दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है द वेल्थ ऑफ नेशंस बुक किसने लिखी। देखिए द वेल्थ ऑफ नेशंस ये बुक रिलेटेड है अर्थशास्त्र से, और अर्थशास्त्र में भी अर्थशास्त्र के जो जनक कहे जाते हैं जिनका नाम है एडम स्मिथ, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। 1776 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ द नेशंस, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई, जिसमें इन्होंने पूंजीवाद का सिद्धांत दिया है। किसका दिया है सिद्धांत इन्होंने? पूंजीवाद का। पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म का मतलब होता है वो, ये पूंजीवाद में क्या होता है, यहाँ पर लाभ को ध्यान में ज़्यादा रखा जाता है, ना कि जनता की ज़रूरतों को। यहाँ पर जो है ज़्यादा जो कंट्रोल होता है मार्केट पर वो किसका होता है? निजी व्यक्ति का होता है, ना कि गवर्नमेंट का होता। क्लियर है। अगर बात की जाए दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत पूछी जाती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और कार्ल मार्क्स जो है इनके द्वारा लिखी गई थी दास कैपिटल्स, ये भी याद रखिएगा। दास कैपिटल्स जो बुक लिखी गई थी वो किसने लिखी थी? ये लिखी थी कार्ल मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ये आयोजित किया गया था 1975 में, 1975 में आयोजित किया गया था। ये किया गया था नागपुर में। कहाँ पर किया गया था? नागपुर। और नागपुर कहाँ पड़ता है हमारा? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन। और जो विश्व हिंदी दिवस है वो हर 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को क्या कहा जाता है। देखिए ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो ये ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसको ही वेदों का वेद भी कहा जाता है, ऋग्वेद को ही। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल दिए गए हैं, ये भी याद रखना। फिर दूसरे नंबर पर अगर बात करें हम यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो ये यज्ञ से संबंधित वेद है। तो यज्ञों से संबंधित वेद को हम कहते हैं यजुर्वेद। सामवेद की अगर बात की जाए तो ये संबंधित है संगीत से। संगीत से संबंधित वेद का नाम है सामवेद। इसी में ही संगीत के 7 सुर सा रे गा मा पा धा नी इसी में दिए हुए हैं। अथर्ववेद की अगर बात की जाए तो ये अथर्ववेद संबंधित है जादू टोने से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? जादू टोने से संबंधित वेद का नाम है अथर्ववेद। और यही संबंधित है हमारा औषधि से भी रिलेटेड, यही है औषधि। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल आक्रमणकारी कौन था। तो भारत पर आक्रमण करने वाले, देखिए यहाँ पर पूछा गया पहला सफल आक्रमणकारी कौन था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल आक्रमणकारी एक अरबी था जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल अरबी आक्रमणकारी है। इससे पहले भारत पे आक्रमण करने की कोशिश की थी उबैदुल्ला ने, जो कि असफल इसका आक्रमण माना जाता है। ये सफल नहीं रहा था इसका आक्रमण। वहीं अगर महमूद गजनवी की बात करें तो ये भारत पर 17 बार आक्रमण इसने किया था। सबसे ज़्यादा बार भारत पर आक्रमण करने वाला अगर पूछा जाता है तो महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है। देखिए भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारतीय शांति का जनक इनको किसने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने इनको कहा था भारतीय शांति का जनक। इनकी अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की,
तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपनी भारतीय आंदोलन के जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें अपनी मेन भूमिका निभाई है काफ़ी जगह। इनके द्वारा देखिए, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था गणपति महोत्सव 1993 में जो स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर देखते हैं भाई, इन्हीं के द्वारा गणपति महोत्सव, बाल गंगाधर तिलक जी की हम बात कर रहे हैं, तो गणपति महोत्सव जो स्टार्ट किया गया था 1993 में, ये भी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। और इसी के साथ शिवाजी महोत्सव भी आपसे पूछा जाता है। शिवाजी महोत्सव भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, वो ये किया गया था 1995 में। और इन्हीं के द्वारा एक पत्र लिखा गया जिसका नाम था मराठा। तो इन्होंने मराठा नामक एक पत्र भी लिखा जो कि इंग्लिश में लिखा जाता था, ये अंग्रेजी में लिखा जाता था। और इन्हीं के द्वारा लिखा गया था केसरी। और केसरी जो पत्र है इनका, ये लिखा जाता है, इसकी भाषा भी आपसे पूछी जाती है। तो मराठा, इन्होंने जो केसरी था वो लिखा था मराठी में। तो जो मराठा था इनका पत्र वो लिखा जाता था इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी में, और जो केसरी था वो लिखा जाता था मराठी में। और इन्हीं को जेल हुई थी, इनको 1908 में राजद्रोह का इन पर आरोप लगाया गया था और इसी के लिए इन्हें 6 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा था 1914 तक। और कौन सी जेल में रहे थे ये भी पूछा जाता है, तो ये रहे थे म्यांमार की जेल में, जिसको हम म्यांमार तो आप जानते हैं इसको म्यांमार के नाम से, लेकिन इसका नाम है पुराना बर्मा। तो बर्मा में एक जेल है जिसका नाम है मांडले, तो बर्मा की मांडले जेल में इन्होंने 6 साल भी गुजारे थे। किन्होंने? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। स्टार्ट करते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी? देखिए, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन है वो 1946 में किया गया था और इसका जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर किया गया था। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसका अध्यक्ष वहां पर उपस्थित सभी सदस्यों में से सबसे बुजुर्ग होने के कारण ही इनका अध्यक्ष इसको बनाया गया था। इसके साथ ही जो इसकी अगली बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी जिसमें इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से बनाया गया था और जब तक संविधान सभा ने पूरा कार्य किया तब तक जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वही हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। और इसके बाद जब संविधान लागू हो गया और उससे पहले, लागू होने से पहले जब उसको स्वीकार किया गया तो वहीं पर फिर ये घोषणा भी कर दी गई थी कि हमारे जो देश के राष्ट्रपति होंगे प्रथम, वो राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। क्लियर है? तो संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में 9 दिसंबर के दिन हुई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे इनका क्या नाम था? तो इनका नाम हुआ करता था ऋषभदेव। देखिए, जैन धर्म के अंदर टोटल अब तक जो हुए हैं वो 24 तीर्थंकर हुए हैं। इन तीर्थंकरों में से प्रथम थे ऋषभदेव। इसी के साथ जो ये अरिष्ट नेमी थे ये थे 22वें तीर्थंकर और पार्श्वनाथ जो थे ये थे 23वें तीर्थंकर, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। और महावीर स्वामी जो थे ये थे 24वें तीर्थंकर। यहाँ पर अगर महावीर स्वामी की बात की जाए तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे इन्हीं से पूछे जाते हैं। महावीर स्वामी की अगर बात करें तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्लियर? यहाँ से हमें पूछा है प्रथम तीर्थंकर, तो ये थे ऋषभदेव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? देखिए, मनसबदारी प्रथा ये शुरू की गई थी अकबर के द्वारा। अकबर जिसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी और ये अनपढ़ बादशाह भी था और ये अपने शासन प्रशासन के लिए बहुत जाना जाता है और अकबर के ही शासन को, अकबर का जो टाइम पीरियड रहा इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि इसका शासन प्रशासन बहुत अच्छा था, इसके टाइम को कहा जाता है शासन प्रशासन का स्वर्णिम काल। मनसबदारी प्रथा इसीलिए शुरू की गई थी और ये जो मनसबदारी प्रथा है ये शासन प्रशासन में ही सैन्य स्थिति को बनाए रखने के लिए ये थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? देखिए, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया हमसे पूछा है।
स्वराज का मतलब होता है अपना राज, मतलब खुद का, जैसे अपने देश में हमारा खुद का राज। तो इस शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था वो किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती की एक बहुत फेमस पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो आपसे पूछी जाती है कि ये किसने लिखी। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले इस शब्द का यूज़ किया गया था, मतलब इन्होंने इसका पहले यूज़ किया था, जिनका जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। और कौन सा शब्द है? स्वराज शब्द का। जबकि स्वराज की मांग सबसे पहले करने वाले जो व्यक्ति हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहली बार स्वराज शब्द की यहाँ पर मांग, स्वराज शब्द की नहीं, मतलब स्वराज शब्द यूज़ इन्होंने किया था, लेकिन मांग जो की थी वो दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज क्या कहलाता है? देखिए, आपने देखा होगा तारों का एक धुंधला सा समूह, अगर हम बात करें तारों का एक धुंधला सा समूह जो आपको मतलब तारों का एक ऐसा समूह जो आपको धुंधला सा प्रतीत होता है, धुंधला सा दिखाई देता है, तो उसके वही जो प्रक्रिया है वो उसकी तारा निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, जो कि एक गैस पुंज के रूप में होती है। इसको जाना जाता है मंदाकिनी के नाम से। क्या कहा जाता है इसको? मंदाकिनी। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो मंदाकिनी है उसका आकार कैसा है, तो उसका आकार याद रखिएगा, इसका आकार होता है सर्पिलाकार। कैसा है? इसका आकार है सर्पिलाकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मैनी टाइम्स पूछा जाता है। निहारिका क्या होता है? तो जो तारों का जो नर्सरी होती है वही क्या कहलाता है? निहारिका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? देखिए, विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में टोटल 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में सबसे पहला जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व में जनसंख्या के आधार पर भी और क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है। दूसरे नंबर का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। ये भी जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर ही सबसे बड़ा महाद्वीप है दूसरे नंबर का। तो फर्स्ट नंबर पर एशिया और सेकंड नंबर पर अफ्रीका। तीसरे नंबर का जो महाद्वीप हमारा आता है वो आता है हमारा उत्तरी अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। चौथे पर हम आता है हमारा साउथ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका। इसके बाद हम बात करते हैं 5वें नंबर पर यूरोप महाद्वीप, तो यूरोप आता है। और इसी के साथ फिर आता है हमारा फिर हमारा आता है अटलांटिक महाद्वीप। और इसके बाद जो हमारा आएगा नंबर 7 पे सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और इसको क्योंकि एक छोटा है और पूरा इसके चारों तरफ आपको पानी देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, कान्हा नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? देखिए, कान्हा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये स्थित है हमारा मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा नेशनल पार्क के साथ और भी याद रखिएगा, यहीं पर पड़ता है हमारा बांधवगढ़। एक कौन सा पड़ता है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में है। इसी के साथ इसमें हमारा डायनासोर भी, डायनासोर नेशनल पार्क भी यहीं पर पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर ही, उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, CNG का मुख्य घटक कौन सा है? तो CNG इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसका जो मुख्य घटक है वो है मीथेन। याद रखिएगा, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये इसका मुख्य घटक है किसका? CNG का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? धन निष्कासन का सिद्धांत तो ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो दादा भाई नौरोजी ने ही ये सिद्धांत दिया था। देखिए, दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से, यानी कि वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को इंडिया के अंदर। तो वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और इन्होंने ये बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो बुक लिखी गई थी वो भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखी गई थी। जयप्रकाश नारायण की अगर बात करें तो ये बिहार से थे और इन्हें साम्यवादी नेता के रूप में जाना जाता है। किसको? तो इन्हीं को, जयप्रकाश नारायण जी को। एडम स्मिथ की बात करें तो इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है और इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी
इस बुक का नाम आप कमेंट में बताएंगे। कल की क्लास में ही मैंने ये आपको बताया था, तो आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। पीसी महालनोबिस की अगर बात करें तो पीसी महालनोबिस ये भारत की जब दूसरी पंचवर्षीय मॉडल आया था, तो दूसरे पंचवर्षीय मॉडल इसी पर आधारित था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखिए, भाषा के आधार पर गठित होने की जब बात आती है तो आपको एक नाम याद रखना चाहिए, श्री रामुलु पोट्टी का। तो श्री रामुलु पोट्टी जो कि कांग्रेस के एक नेता थे, ये तेलुगु भाषा के आधार पर अपने एक अलग राज्य की मांग को लेकर ये अनशन पर बैठ गए और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर इसके बाद जो है सबसे पहले 1953 में यहाँ पर आंध्र प्रदेश को गठित किया जाता है भाषा के आधार पर पहला राज्य। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश है। फिर जब इनकी डेथ हो जाती है, इसके बाद 1953 में ही एक आयोग बनता है, फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग की स्थापना की जाती है और इस फजल अली आयोग के अंदर 3 मेंबर होते हैं। फजल अली इसके हेड होते हैं, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। फिर ये अपनी सिफारिशें सौंपता है 1955 में। ये आयोग अपनी सिफारिशें कब देता है? 1955 में। और इसी की सिफारिशों के आधार पर 1956 में क्या होता है? 1956 में आता है राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके आधार पर भारत में राज्यों का गठन किया जाता है। और उस टाइम पर भारत की परिभाषा 14+6 निकल के आती है इसके आधार पर, यानी कि भारत के अंदर टोटल 14 तो राज्य बनाए जाते हैं और 6 स्टेट बनाए जाते हैं उस टाइम पर 1956 में। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी पीडीएफ भी मिले तो आपको टेलीग्राम लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।